नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र में आज बात करेंगे पाकिस्तान पर मंडराते युद्ध की परछाई की, और क्या पाकिस्तान घबरा गया है। इन तमाम पहलुओं को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को हुई थी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ है, क्योंकि इस हमले के बाद मंगलवार को भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी कह चुके हैं कि आतंकियों के खिलाफ सेना को खुली छूट है। टारगेट और जगह भारतीय सेना खुद डिसाइड करेगी। पीएम के इस बयान के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि क्या भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो एक्शन लिया था, अब उसका पार्ट 3 देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि हिंदुस्तान अगले 24 से 26 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उधर पहलगाम हमले के 8 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली किए गए हैं। आज जब युद्ध के हालात बने हैं तो पाकिस्तान पर संभावित हमले की स्थिति में भारत के पास पाकिस्तान को गहरी चोट देने के लिए क्या विकल्प हैं? क्या कोवर्ट ऑपरेशन की संभावना है? अगर है तो इसे कैसे अंजाम दिया जा सकता है? कोलैटरल डैमेज कम करने के लिए क्या पहल की जा सकती है? इसके साथ युद्ध से जुड़े तमाम सवाल भी रहेंगे। ये भी चर्चा का विषय रहेगा। युद्ध की स्थिति में दोनों देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो जो सबसे अहम सवाल है वह यही है कि पाकिस्तान पर अटैक होगा तो कब होगा, और यदि होगा तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे। पाकिस्तान में तो बेचैनी बढ़ गई है। हिंदुस्तान की जनता भी बेकरार है और उस पल का इंतजार कर रही है जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत भी करेंगे। इन तमाम पहलुओं पर प्रकाश भी डालेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री अश्विनी राणा साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ कर्नल बीएन थापर साहब भी जुड़ चुके हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले, युद्ध जब होगा तब होगा, उसकी तैयारियों को लेकर तो लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ओपनिंग कमेंट राणा साहब आपसे लेना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से यदि युद्ध होता है तो उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्या भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई वैसी नोटिसेबल चोट लग सकती है, या फिर भारत इस कदर अपनी इकोनॉमी में आगे है, सशक्त है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इकोनॉमिक फ्रंट पर सबसे पहले शुरुआत आप ही से सर। देखिए क्या है कि युद्ध कैसा होगा, कितने दिन चलेगा, कितना फ्रंट खुलेंगे, उस सब पर ये सब चीजें जो है निर्भर करेंगी। कि अगर युद्ध की तरह से होता है तो और लंबा चलता है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। नहीं बहुत लंबा चलता फिर भी असर तो पड़ेगा। कारण क्या है कि आपकी शेयर मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा, आपके टूरिज्म पर असर पड़ेगा, आपकी जो सप्लाई चेन है उस पर पड़ेगा, और जो एडिशनल जो खर्चा है, यानी जो युद्ध की कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि किस तरह का युद्ध होता है। क्या कुछ जगह पर जो है हमारी जो सेना है वो अटैक करती है, या जो स्ट्रेटेजी बन रही है, हो सकता है वैसे ही कि विद इन पाकिस्तान कुछ इस प्रकार से लोग खड़े हो जाएं और उसके टुकड़े हो जाएं, यानी अलग अलग फ्रंट पे पाकिस्तान को घेरा जाए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी किस तरह से होता है। तो थापर साहब उसके बारे में जरा अच्छी तरह बताते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर ये असर तो डालेगा ही। वो कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का युद्ध जो है
वो होता है, कितना लंबा चलता है। अभी जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था रशिया का, तो उस समय लगता था लोगों को कि भाई ये तो बहुत जल्दी, लेकिन वो कितने साल हो गए यूक्रेन को, लगभग 3 साल हो गए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की स्थिति नहीं ऐसी है। भारत पाकिस्तान को चाहेगा तो कुछ ही दिनों में घुटने पर जो है वो ले आएगा, वो टेक देगा घुटने। ठीक। लेकिन फिर भी उसका कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पे असर निश्चित रूप से पड़ेगा। टूरिज्म है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, ये सारी चीजें जो है वो जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ठीक। जब एक बार असर पड़ जाता है तो उसका आगे भी कंटिन्यूस हो जाता है। एग्जैक्टली। अब स्वाभाविक सी बात है, इकोनॉमिक फ्रंट पर असर तो पड़ेगा, आपने भी हामी भरी है। कर्नल थापर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थापर साहब, जब से आतंकी हमला हुआ है तब से बैठकों का दौर जारी है। बंद कमरों के भीतर तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ सरकार बैठक कर रही है। बैठक के नतीजे का इंतज़ार में पूरा भारतवर्ष इंतज़ार की पलियां, इंतज़ार की घड़ियां बिता रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके अनुभव से थापर साहब, ये युद्ध होगा, क्या यह फुल फ्लेजेड वॉर होगा, या कोई कॉवर्ट ऑपरेशन होगा, या सर्जिकल स्ट्राइक सा ही कुछ रिपीटिशन होगा? कि तमाम कयास जो लगाए जा रहे हैं, या फिर इन सब से परे कुछ और होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है? देखिए, आपने पाकिस्तानी जनरल्स को और पाकिस्तानी लीडर्स को सुन लिया है। वो कहते हैं कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर देगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ये बिल्कुल ठीक निकले और हम अगले 36 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर वो आक्रमण कर दें। समय आ गया है जब पाकिस्तान को एक अपनी जगह पे लगाना जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि एक दूसरे किस्म की लड़ाई जिसमें रोजाना 2-3 आदमी मर रहे हैं और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके और एलओसी क्रॉस करके हमारे यहाँ पे आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं। ये एक और युद्ध चलता ही जा रहा है, सालों सालों से चलता जा रहा है। इसको खत्म करना पड़ेगा हमें। अभी हमारे इतने 28 पहलगाम में इतने हमारे लोग मार दिए गए हैं। जी। वो भी चुन चुन के, तो हम उसको पी जाएंगे क्या? कभी भी नहीं। अभी ये जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि जल्दी हो जानी चाहिए और हमें अभी जो भी एक्शन लेना है पूरी तौर पर लेना चाहिए। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत टाइट है। उनके पास पैसा नहीं है ना युद्ध अफोर्ड करने के लिए। उनके पास इंटरनेशनल गुडविल नहीं है जो हमारे पास है। और अंदरूनी हालत देखिए, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ टीपीपी। तो इसमें से वो क्या लड़ाई करेंगे हमारे साथ, आप बताइए। थापर साहब, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो आपको लगता है सुपर पावर्स के कंसेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी? सुपर पावर्स भी तो साइड्स ले सकते हैं। चाइना इनडायरेक्टली रंग बदलता है, फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना के साथ रशिया के अब अच्छे संबंध हैं। अमेरिका पर क्या भरोसा किया जा सकता है कि कब साइड बदल दे? तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा बिफोर अटैक। देखिए, ये सारे फैक्टर्स कारगिल की लड़ाई में भी मौजूद थे जी, पूरी तरह से मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और हमने उसके हमले का जवाब दिया। ना चीन, ना रशिया, ना अमेरिका कोई दखल अंदाजी की। अंत में अमेरिका ने उनके तरफ थोड़ी सहानुभूति लेते हुए उनको मदद की सरेंडर करने में। तो ये है अभी इस वक्त चाइना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप दोनों शांति का इस्तेमाल करो और लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तो अपने हाथ धो दिए। अमेरिका है
अमेरिका क्या करेगा वो देख लेंगे, क्योंकि अमेरिका का आज जो रवैया है वो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी जो इज्जत है, हमारे देश का जो वर्ल्ड में स्टैंडिंग है, उसको देखते हुए हम ऐसे कभी नहीं होने दे सकते जब 28 आदमियों को मार के चले जाते हैं, और वो भी चुन चुन के, वो भी पथरूने खोल के, गोली मार के एक एक करके उनकी वाइफ के आगे। बताइए ये आप कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता है थापर साहब। और इसीलिए इससे रिलेटेड एक और सवाल है जो मैं चाह रहा था बाद में पूछूं, लेकिन मैं अभी ही पूछ लेता हूं आपसे। हमेशा से भारत कहता रहा है या करता भी रहा, हम इनिशिएट नहीं करते हैं वॉर को। पाकिस्तान इज इन कॉन्स्टेंट डिनाइल मोड एज ऑलवेज कि उसने कुछ नहीं किया है। क्या दिस टाइम हमें वॉर इनिशिएट करना होगा? देखिए, हमारी सबसे बड़ी एक परेशानी है कि हम हमेशा रिएक्टिव मोड में रहते हैं। Absolutely. रिएक्टिव मतलब पहला जो है वो कदम वो लोग लेते हैं, फिर हम उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये एक गलत पॉलिसी है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहला ब्लो हमको मारना चाहिए। क्यों नहीं हम पहले मार सकते उधर जाके अक्रॉस दी एलओसी? क्यों नहीं, बताइए मेरे को। जब उन्होंने ये आदमी मारे या धमकी भी दी, तो क्यों नहीं हम कर सकते? जो वो भी तो करते हैं हमारे यहाँ पे। इसलिए मेरी सलाह है कि ये हमेशा हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। राणा साहब, अब यदि इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने नफा नुकसान की तो बात कर ली, यदि आप डिफेंस के बजट को देखिए, ताकत को देखिए, उसके कैपिटल को देखिए, तो हम तकरीबन उस लिहाज में पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट है, ये सारी चीज़ें तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। उसका संभावित 1 लाख करोड़ के आसपास ही है। तो क्या ये भी एक एज प्रोवाइड करता है हमें, ताकि हम नए उपकरण तो हम लगातार खरीद रहे हैं, हम रफ़ाएल एम के लिए भी समझौता कर चुके हैं, पहले ही रफ़ाएल भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें उस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि किसके पास कितना धनबल है, पैसा है, ताकत है, इससे भी क्या युद्ध की गति डिसाइड हो सकती है? नहीं, बिल्कुल होती है ना कि आपके पास आपकी कितनी ताकत है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसा ही होता है। आपका अपना कॉन्फिडेंस तो है ही है। दूसरा आप ये देखिए कि भारत, साबर साहब भी कह रहे थे, बहुत सारे लोगों का है कि भाई हम डिले कर रहे हैं। हम डिले नहीं कर रहे। भारत हमेशा से जो भी काम करता है वो एक सोच समझ के और उसके बाद करता है, क्योंकि उसके बाद पीछे आपको हटने का जो है वो मौका नहीं है। आप इसी समय के अंदर भारत ने कितने जो देश हैं उनके साथ बातचीत कर ली है। यानी बातचीत करने से क्या होता है कि भाई वो भी आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली खड़े हैं, वार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपको आपकी सपोर्ट में, आपके मॉरल सपोर्ट में, आपको फाइनेंशियल, आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ हथियार चाहिए। यानी भारत हर एंगल से करके जो है वो करना चाहता है, और उसमें भारत जो है सफल होगा। और निश्चित रूप से भारत की जो इकोनॉमी है वो एक बहुत बड़ी है, उसके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिका। पाकिस्तान ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, भिखारी है, और हमारा मुकाबला तो कहीं है ही नहीं। हमारा मॉरल भी ज्यादा है, हमारी जो पॉलिटिकल जो विल है वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो लीडरशिप है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए हम हर फ्रंट पर जो है वो आगे हैं, तो इसलिए हमें उस बात की चिंता नहीं है। और जब वार होती है या वार होगी या सरकार ने निश्चय किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो फिर उसमें कॉस्ट को नहीं सोचा जाएगा, कि क्योंकि कॉस्ट अगर सोचने की शुरू तरीके से हम बात करेंगे तो फिर हम जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए अगर उसको एक बार ठीक करना है, उसको दिखाना है, तो उसके लिए सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। कूटनीति भी होगी, डिप्लोमेसी भी होगी, और वॉर भी होगी, और उसके साथ साथ जो इंटरनल है, मतलब ये बात मैं बड़े उससे कह रहा हूँ कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम, इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, उसको भी जो स्ट्रेंथन करके, ठीक करके, उनको यूनाइट करके रखने की जरूरत है। क्योंकि वो भी कभी कभी अलग अलग स्वर जब बाहर निकलते हैं तो दूसरे कंट्री को जो है उससे एक बल मिलता
उसको भी ठीक करके और उसको भी साथ लेके चलने के उसी ऊपर ये सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए सरकार जो है ऐसे स्ट्रेटेजी प्लान करके और ये जो है काम कर रही है। तो पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं दिखता, उसकी चिंता में ओके राणा साहब, एक और छोटा सा जवाब आपसे फिर से लेना चाहेंगे। देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ वो काफ़ी दिनों तक चल ही रहा है, ऑनगोइंग है, कितने साल हो गए। तो वो जब युद्ध लंबा चलता है, जब काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू करता है, तो जो इकोनॉमिक फ्रंट पर देश थोड़ा कमज़ोर होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कीपिंग इनटू पर्सपेक्टिव अगर युद्ध होता है तो भारत उसे क्या लंबे समय तक सस्टेन करने में सक्षम है, काबिल है इकोनॉमिक फ्रंट पर? नहीं, बिल्कुल भारत जो है उस दृष्टि से काबिल है। भारत के पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है और भारत के पास सपोर्ट भी है। और पाकिस्तान के पास उतनी सपोर्ट नहीं दिखती। हो सकता है कि वार शुरू होने के बाद कुछ जो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के बहुत करीब अपने आप को मानते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो उस स्थिति में पता लगेगा कि भाई भारत के साथ कौन कौन से और देश खड़े होते हैं। लेकिन अभी तो सीधी सीधी जो सबक सिखाना है वो पाकिस्तान को सिखाना है और पाकिस्तान ही उसके लिए जो है अपने आप को जो है तैयार कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा और ना खड़ा हो सकता है। ओके, वैसे भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर हमने चर्चा की, अगर युद्ध हुआ तो खैर क्या होगा वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन कर्नल थापर, एक और बात अहम है, यदि आप सैन्य शक्ति के लिहाज से भी देखेंगे तो भारत संभावित चौथी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में है। पाकिस्तान का नंबर, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 12वां के आसपास आता है। तमाम उपकरणों के लिहाज से भी हम वे अहेड हैं। पाकिस्तान में एक और ट्रबल है, वो अपने इंटरनल अफेयर्स में कुछ इस तरह जूझ रहा है, चाहे बात बलूचिस्तान के तरफ से करे, सिंध प्रांत के तरफ से करे या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ से करे, तो वो तो खुद अंदर से घिरा हुआ है, अंदर से भी त्रस्त है। और बाहर से यदि युद्ध करने के क्या वो, अगर उस शब्द का इस्तेमाल में करता हूँ, क्या औकात भी है उसकी युद्ध करने की? जी, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि बिना पैसे के कोई देश लड़ाई नहीं कर सकता है। I mean, war is a very expensive undertaking. युद्ध करना बहुत ही महंगा है। और आज पाकिस्तान को रोटी खाने की हाय तौबा मची हुई है, वो कहाँ से वॉर अफोर्ड कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ ऑयल, एमिनेशन, कॉस्ट ऑफ मूविंग पीपल, वो नहीं हो सकता उनसे। ये जो एटम बम का हमेशा उधर गीत गुनगुनाया जाता है, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया कि एक गीदड़ भपकी होती है, वो तो जो अभी एक टाइट कॉर्नर में आ गया है, वो अपनी गीदड़ भपकी यही देगा कि मैं न्यूक्लियर। लेकिन जो प्रोफेशनल सोल्जर्स है वहाँ पे, जो अनुभवी लोग हैं, वो जानते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है कि हमारे पास एटम बम है, न्यूक्लियर बम है। तो क्या आप समझते हैं हमारे पास नहीं है या हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ये तो आप रहने दीजिए, क्योंकि कारगिल में भी एटम बम थे, उसके बाद में भी कई परिस्थितियां आई हैं जिनमें एटम बम थे। क्या आप समझते हैं कि यूक्रेन और रशिया के पास एटम बम नहीं है? और वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि उनको पता है कि उसका नतीजा क्या होगा। तो इस तरह से ये गीदड़ भपकी को रहने दीजिए, इसका कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं। ठीक है थापर साहब, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। युद्ध एक माइंडसेट की भी लड़ाई होती है। अभी जो खबरें आ रही हैं, 11वीं कोर के भाई चीफ ने भी रिज़ाइन कर दिया, 100 कमांडर्स, 500 सैनिक, उनके रेजिग्नेशन की बात हो रही है। अपनी चौकियों से झंडे हटाने की भी पाकिस्तान की बात हो रही है। ये सब जो इंडिकेटर्स हैं, इससे माइंडसेट का भी तो पता चलता है। माइंडसेट तो देखिए आपको बिल्कुल साफ है। जिस हालत में पाकिस्तान है, लोग छोड़ के नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और जहाँ पे भी उनको वीजा उनका लग जाता है चले जाते हैं, चाहे उधर जाके वो
भीख मांगे। 600 पता नहीं 6000 भिखारी सऊदी अरेबिया ने निकाले हैं पाकिस्तानी। तो ये हालत है। इस हालत में अगर आप समझते हैं कि उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा, वो गलत है। मनोबल उनका ऊंचा हो नहीं सकता। जल्दी से सर, जल्दी से, माफ कीजिएगा थापर साहब, 10 सेकंड जल्दी से, आने वाले कुछ दिनों को आप कैसे देखते हैं, और यदि सोचना पड़े, कल्पना भी करना पड़े, तो किस तरह के वॉर टैक्टिक को आप आजमाते भारत की तरफ से देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमको ऑल आउट जाना चाहिए। हाँ। इतनी बड़ी हमने सेना काय के लिए रखी है, जो इस तरह की, जब हमारे देशवासियों के साथ इस तरह का काम होता है, फिर भी हम कुछ नहीं करते, तो सेना को क्या करना है अपने इतनी बड़ी? क्योंकि यही टाइम है इसको इस्तेमाल करने का। बिल्कुल। और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम को खत्म करते समय बता रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तानियों की भविष्यवाणी है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारतीय सेना अटैक कर देगी, वो सच निकले। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। कर्नल साहब आपका भी, राणा साहब आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान घबराया है, थर्राया है, भारत आत्मविश्वास से लबरेज है, बैठकों का दौर शुरू है, हमला कब होगा, कैसे होगा, किस वक्त होगा, बस इसी का इंतज़ार है। लोकतंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।